किसी भी स्टॉक मार्केट ट्रेडर की कंप्यूटर स्क्रीन को पहली बार देखना ऐसा लगता है जैसे किसी अस्पताल के आईसीयू में रखा कोई मॉनिटर देख लिया हो। हाँ, वो लाल और नीली लाइनें जो बस लगातार ऊपर नीचे धड़क रही होती हैं। बिल्कुल, बिना किसी पुरानी नॉलेज के किसी भी इंसान के लिए वो स्क्रीन महज एक भूल भुलैया लग सकती है। हाँ। मतलब किसी दूसरी दुनिया की भाषा। लेकिन सच तो यह है कि वो फ्लैश होती हुई लाइनें केवल रैंडम डेटा नहीं है। वो रियल टाइम में ना इंसानों के लालच, डर और उम्मीदों का एक धड़कता हुआ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। सही कहा। तो ठीक है, चलिए इसे समझते हैं। हाँ। आज हमारी इस चर्चा का मिशन इसी अव्यवस्था को, इस केओस को डिकोड करना है और उस अव्यवस्था के पीछे की तार्किक संरचना को समझना है, क्योंकि जब कोई उन आकृतियों को पढ़ना सीख जाता है ना, तो वो केवल नंबर नहीं बल्कि बाजार का मनोविज्ञान देखता है। एकदम। और आज हमारे पास इस भाषा को डिकोड करने के लिए एक बहुत ही शानदार स्रोत है, ज़ीरोधा की वर्सिटी का चैप्टर 4, जो कैंडलस्टिक एनालिसिस की नींव रखता है। बिल्कुल। हम इसके जरिए समझेंगे कि कैसे स्क्रीन पर दिखने वाली कुछ आकृतियां पूरे बाजार की कहानी बयां कर देती हैं, और वो भी इस तरह कि कोई फाइनेंस का नौसिखिया भी इसे आसानी से समझ सके। यही हमारा गोल है। लेकिन शुरुआत में ही ना एक ऐसी बात कही गई है जो थोड़ी अजीब लगती है मुझे। अच्छा, कौन सी बात? इसमें तकनीकी विश्लेषण की सबसे बड़ी धारणा ये बताई गई है कि इतिहास खुद को दोहराता है, मतलब हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ। अब एक लॉजिकल नजरिए से सोचें तो ये थोड़ा अंधविश्वास या जुए जैसा नहीं लगता? जैसे अगर कोई सिक्का उछाला जाए और वो लगातार 3 बार हेड्स आए, तो क्या सिर्फ इस आधार पर ये मान लेना सही है कि चौथी बार भी हेड्स ही आएगा? यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि तकनीकी विश्लेषण में इतिहास दोहराने का मतलब भाग्य या किसी अंधविश्वास पर आंख मूंद कर भरोसा करना बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या है? देखो, आपके सिक्के उछालने वाले उदाहरण में ना कोई लॉजिकल आधार नहीं है, वो बस एक इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी है। सिक्कों को थोड़ी याद रहता है कि पिछली बार क्या आया था। हाँ, ये तो है। लेकिन बाजार इंसानों से बना है, और इंसानों की याददाश्त भी होती है और भावनाएं भी। यानी बाजार में इतिहास तब दोहराता है जब उसके पीछे के हालात या भावनाएं बिल्कुल वैसी ही हों। एकदम सही। इसे हम फैक्टर्स या कारकों का एक साथ आना कह सकते हैं। ये पूरी तरह से कॉज एंड इफेक्ट यानी कारण और प्रभाव का विज्ञान है। अच्छा। शुरू में ना इसे समझाने के लिए जुलाई 2014 का एक बहुत ही सटीक और प्रैक्टिकल उदाहरण दिया गया है। तो चलिए उस उदाहरण को गहराई से समझते हैं कि आखिर ये फैक्टर्स काम कैसे करते हैं। मान लीजिए हम किसी एक शेयर के चार्ट को देख रहे हैं और बैकग्राउंड में कुछ खास फैक्टर्स एक साथ हो रहे हैं। फैक्टर नंबर 1, वो स्टॉक पिछले 4 लगातार ट्रेडिंग सेशन से गिर रहा है। यानी लगातार 4 दिनों से उस शेयर की कीमत नीचे जा रही है। हाँ, मतलब बेचने वालों का या सेलर्स का पूरा नियंत्रण है वहां। बिल्कुल। अब आता है फैक्टर नंबर 2, आज 5वां दिन है और आज भी स्टॉक गिर रहा है। लेकिन आज गिरने का जो वॉल्यूम है ना, वो पहले के मुकाबले काफी कम है। वॉल्यूम कम होने को अगर हम आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है कि आज उस स्टॉक को बेचने वालों की संख्या या उनके बेचे जा रहे शेयरों की कुल मात्रा पिछले 4 दिनों की तुलना में कम हो गई है। सही कहा। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बदलाव है, और इसी के साथ जुड़ता है फैक्टर नंबर 3। आज स्टॉक जिस ट्रेडिंग रेंज में है ना, वो काफी छोटी है। ट्रेडिंग रेंज मतलब किसी एक दिन में स्टॉक की सबसे ऊंची कीमत और सबसे नीची कीमत के बीच का अंतर। राइट। बिल्कुल राइट। तो अगर हम इन तीनों फैक्टर्स को एक साथ जोड़कर एक कहानी बनाएं, तो बात कुछ ऐसी बन रही है कि स्टॉक लगातार गिर तो रहा है, लेकिन अब वो गिरने की रफ्तार धीमी हो गई है। हाँ, वॉल्यूम कम है और रेंज छोटी है, जिसका सीधा मतलब है कि बेचने वालों का जोश अब ठंडा पड़ रहा है। शायद उनके पास बेचने के लिए शेयर खत्म हो रहे हैं, या वो अब और कम कीमत पर बेचना नहीं चाहते। और यही बाजार का असली मनोविज्ञान है। अब मान लीजिए कि इन 3 फैक्टर्स के एक साथ होने का रिजल्ट ये निकलता है कि अगले दिन यानी छठे दिन स्टॉक का गिरना रुक जाता है और वो एक मजबूत छलांग के साथ ऊपर जाकर बंद होता है। एक तरह का बाउंस बैक। हाँ। अब इतिहास खुद को दोहराने वाली बात यहाँ कैसे काम करती है, इसे समझिए। समय बीतता है, कुछ महीनों या शायद सालों बाद किसी स्टॉक में फिर से ठीक वही 3 फैक्टर्स लगातार 5 दिनों तक दिखाई देते हैं। अच्छा, यानी लगातार गिरावट, कम वॉल्यूम और छोटी ट्रेडिंग रेंज। बिल्कुल। तो ऐसे में क्या उम्मीद की जानी चाहिए? क्योंकि पास्ट में जब ये सेम फैक्टर्स एक साथ आए थे, तब बेचने वालों की ताकत खत्म हो गई थी
और स्टॉक ऊपर गया था, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि फ्यूचर में भी सेम ह्यूमन साइकोलॉजी वही परिणाम देगी। मतलब स्टॉक फिर से ऊपर जाएगा। हाँ। ये केवल समय चक्र का अंधविश्वास नहीं है, बल्कि इंसानी व्यवहार का एक पैटर्न है जो एक जैसी परिस्थितियों में एक जैसी प्रतिक्रिया देता है। लालच और डर के नियम कभी नहीं बदलते। लेकिन एक बात सोचिए, हर बार इन सारे फैक्टर्स को मतलब दिन, वॉल्यूम, रेंज, इन सब को मैन्युअली गिनना और चार्ट पर ढूंढना तो किसी के लिए भी बहुत ही मुश्किल काम होगा। और इसीलिए ट्रेडर्स इन फैक्टर्स को मैन्युअली गिनने के बजाय चार्ट पर बनने वाले पैटर्न्स का उपयोग करते हैं। ओहो, तो ये पैटर्न्स असल में शॉर्टकट है। बिल्कुल। कैंडलस्टिक्स इन्हीं जटिल मनोवैज्ञानिक कारकों को एक आसान चित्र या आकृति में बदल देते हैं। यह बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि स्रोत में जब हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स के नाम देखते हैं ना, तो वो फाइनेंस की किसी बोरिंग किताब के शब्द बिल्कुल नहीं लगते। मारुबोजू, डोजी, हरामी, ये सब तो जापानी मूल के नाम हैं। हाँ, क्योंकि इन आकृतियों की खोज सदियों पहले जापान में चावल के व्यापारियों ने की थी। वाह, चावल के व्यापारी? हाँ, उन्होंने महसूस किया कि चावल की कीमतों में उतार चढ़ाव केवल डिमांड और सप्लाई पर निर्भर नहीं करता, बल्कि व्यापारियों की भावनाओं पर भी निर्भर करता है। लेकिन इन जापानी नामों की लिस्ट में जाने से पहले एक बुनियादी सवाल है। एक नए इंसान के लिए ये समझना जरूरी है कि आखिर एक कैंडलस्टिक होती क्या है। मतलब ये मोमबत्ती जैसी दिखती क्यों है और इसके रंग का क्या चक्कर है? ये सबसे जरूरी स्टेप है। किसी भी कैंडलस्टिक को समझने से पहले ना बाजार के दो सबसे बड़े खिलाड़ियों को समझना होगा, बुल्स यानी बैल और बियर्स यानी भालू। हाँ, फाइनेंस में हमेशा बुल्स और बियर्स की लड़ाई की बात तो होती ही है। बिल्कुल। अगर मैं सही समझ रही हूँ तो बुल हमेशा अपने सींगों से किसी चीज को नीचे से ऊपर की तरफ उछालता है, इसलिए जब बाजार ऊपर जाता है या खरीदार हावी होते हैं तो उसे बुलिश कहा जाता है। एकदम सही। और दूसरी तरफ बेर यानी भालू, वो हमेशा अपने पंजों से ऊपर से नीचे की तरफ वार करता है, इसलिए जब बाजार गिरता है या सेलर्स हावी होते हैं तो उसे बेरिश कहते हैं। ये एक बहुत ही शानदार विजुअलाइजेशन है। अब इसी चीज को कैंडलस्टिक पर लागू करते हैं। एक अकेली कैंडल पूरे एक दिन की या किसी एक तय टाइम फ्रेम की ट्रेडिंग का सारांश होती है। अच्छा। इसके 4 मुख्य हिस्से होते हैं: ओपन, क्लोज, हाई और लो। यानी दिन की शुरुआत में शेयर की कीमत क्या थी, वो ओपन, दिन खत्म होने पर कीमत क्या रही, वो क्लोज, और पूरे दिन में वह सबसे ऊपर और सबसे नीचे कहां तक गया, वो हाई और लो। बिल्कुल। अब जो ओपन और क्लोज के बीच का फासला होता है ना, उसे कैंडल की रियल बॉडी कहा जाता है। मतलब वो कैंडल का मोटा या भरा हुआ हिस्सा होता है। हाँ, और जो हाई और लो तक पतली सी लाइन जाती है ना, उसे शैडो या विक यानी मोमबत्ती की बत्ती कहते हैं। समझ गई। तो अगर क्लोजिंग कीमत ओपन कीमत से ज्यादा है, मतलब मान लीजिए शेयर 100 रुपए पर खुला और 110 पर बंद हुआ, तो ये बुल्स की जीत है। और इसी जीत को चार्ट पर अक्सर एक नीली या हरी रंग की बॉडी वाली कैंडल से दिखाया जाता है। ये एक बुलिश कैंडल है। ओके। इसका रेट अगर शेयर 100 पर खुला और 90 पर बंद हुआ तो ये बियर्स की जीत है, जिसे लाल रंग की बॉडी से दर्शाया जाता है। ये एक बेरिश कैंडल है। अब जब हम इस मोमबत्ती के शरीर और उसकी बत्ती का मतलब समझ गए हैं ना, तो हम उन दिलचस्प जापानी नामों की तरफ बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। स्रोत में पैटर्न्स को 2 हिस्सों में बांटा गया है, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न और मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स का डीप डाइव करते हैं। सबसे पहला नाम आता है मारुबोजू। मारुबोजू ये जापानी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है गंजा यानी बॉल्ड। गंजा? हाँ। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, इस कैंडल की खासियत यही होती है कि इसमें कोई शैडो या पतली लाइन नहीं होती। इसमें केवल एक लंबी सी रियल बॉडी होती है। यानी दिन भर में शेयर जहां खुला और जहां बंद हुआ वही उसके सबसे ऊंचे और सबसे नीचे के स्तर थे। कोई उतार चढ़ाव नहीं, कोई झिझक नहीं। और इसका साइकोलॉजिकल मतलब बहुत गहरा है। अगर एक नीला मारुबोजू बनता है तो इसका मतलब है कि बाजार खुलते ही खरीदारों ने हमला कर दिया और पूरे दिन वो इतने हावी रहे कि उन्होंने कीमत को 1 सेकंड के लिए भी नीचे नहीं आने दिया। बाप रे! ये पूर्ण प्रभुत्व या एब्सोल्यूट डोमिनेंस का प्रतीक है। और अगर लाल मारुबोजू है तो इसका मतलब बेचने वालों का एक तरफा राज था पूरे दिन। एकदम सही। इसके बाद स्रोत में एक और बहुत ही फेमस नाम है डोजी। ये तो मारुबोजू के बिल्कुल ऑपोजिट लगता है मुझे। हाँ, डोजी दिखने में एक प्लस के निशान या क्रॉस जैसा होता है। इसकी खासियत यह है कि इसकी बॉडी ना के बराबर होती है।
अच्छा, मतलब शेयर जिस कीमत पर खुला, दिन के एंड में लगभग उसी कीमत पर बंद हो गया। बिल्कुल, लेकिन इसके ऊपर और नीचे लंबी शैडो होती है। इससे देखकर तो ऐसा लगता है जैसे बुल्स और बियर्स के बीच रस्साकशी चल रही हो, टग ऑफ वॉर की तरह। हाँ, वही तो। बुल्स ने कीमत ऊपर ले जाने की कोशिश की, बियर्स ने नीचे खींचने की कोशिश की, लेकिन दिन के आखिर में कोई नहीं जीत पाया। यही इसका पूरा सार है। डोजी बाजार में असमंजस या इनडिसीजन को दर्शाता है। ये एक सिग्नल है कि जो भी ट्रेंड अभी चल रहा था ना, वो अब थक चुका है और बाजार अब अपनी दिशा बदलने की सोच रहा है। ये तो सिंगल कैंडल्स की बात हुई, जहां हैमर और शूटिंग स्टार जैसे और भी कई पैटर्न्स हैं। लेकिन स्रोत मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स की भी बात करता है, जहां 2 या 3 दिन की कैंडल्स मिलकर एक कहानी बनाती हैं। और उनमें भी बहुत सी जानकारी छिपी होती है, जैसे एंगल्फिंग पैटर्न, जहां दूसरे दिन की कैंडल इतनी बड़ी होती है कि वो पहले दिन की कैंडल को पूरी तरह से निगल लेती है या ढक लेती है। हाँ, एंगल्फ कर लेती है। बिल्कुल। इसके अलावा मॉर्निंग स्टार और डार्क क्लाउड कवर जैसे पैटर्न्स हैं, जो कई दिनों के उतार चढ़ाव को मिलाकर एक क्लियर डायरेक्शन बताते हैं। लेकिन स्रोत में एक जगह लिखा है कि ये सारे पैटर्न्स ट्रेडर को एक इनबिल्ट रिस्क मैकेनिज्म देते हैं। इसका क्या मतलब है? क्या ये पैटर्न्स हमें पहले ही वार्निंग दे देते हैं कि अगर दांव उल्टा पड़ जाए तो खेल से बाहर कब निकलना है? आपने इसके सबसे मेन पर्पस को पकड़ लिया है। जब एक ट्रेडर कोई पैटर्न पहचानता है ना, तो वो पैटर्न केवल ये नहीं बताता कि बाजार कहाँ जा सकता है। तो और क्या बताता है? वो एक स्पष्ट रणनीति देता है। वो बताता है कि एंट्री कहाँ लेनी है, और अगर आपकी धारणा गलत साबित होती है तो किस कीमत पर अपना नुकसान बुक करके बाहर निकल जाना चाहिए, जिसे हम स्टॉप लॉस कहते हैं। वाओ! यानी ये आकृतियां हवा में तीर नहीं चलाने देती, बल्कि एक सोची समझी सेफ्टी प्लानिंग देती हैं। बिल्कुल देती हैं। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है। कैसी चेतावनी? केवल चार्ट खोलकर एक हैमर या डोजी ढूंढकर अपना सारा पैसा लगा देना विनाशकारी हो सकता है। कैंडलस्टिक एनालिसिस के कुछ सख्त नियम या शर्तें हैं, जिन्हें स्रोत में 3 अजम्पशंस के रूप में बताया गया है। तो चलिए इन 3 नियमों को भी डिकोड कर लेते हैं। पहला नियम कहता है बाय स्ट्रेंथ एंड सेल वीकनेस, यानी मजबूती खरीदें और कमजोरी बेचें। अगर हम इसे व्यापक नजरिए से जोड़कर देखें तो सरल शब्दों में मजबूती को नीली या बुलिश कैंडल से दर्शाया जाता है और कमजोरी को लाल यानी बेरिश कैंडल से। ठीक है। तो नियम यह है कि खरीदते समय सुनिश्चित करें कि वो दिन नीली कैंडल का हो और बेचते समय दिन लाल कैंडल का हो। 1 मिनट, यहाँ मुझे थोड़ी सी उलझन हो रही है। कैसी उलझन? देखिए, निवेश का सबसे पुराना और बेसिक नियम तो यही है ना कि सस्ते में खरीदो और महंगे में बेचो, बाय लो सेल हाई। हाँ, बिल्कुल है। तो फिर जब कोई स्टॉक नीली कैंडल बना रहा है, यानी उसकी कीमत पहले से ही ऊपर जा रही है, तब हम उसे क्यों खरीद रहे हैं? वो तो महंगा हो रहा है ना। ये एक बहुत ही शानदार सवाल है, और यहीं पर ना एक इन्वेस्टर और एक ट्रेडर का असली फर्क समझ आता है। अच्छा। सस्ते में खरीदना ये वैल्यू इन्वेस्टिंग का हिस्सा है, लेकिन कैंडलस्टिक्स मुख्य रूप से मोमेंटम या गति पर काम करते हैं। मोमेंटम पर? हाँ, जब हम कहते हैं कि मजबूती खरीदें, तो हम दरअसल उस गति की सवारी करने की कोशिश कर रहे हैं जो खरीदारों के जोश से पैदा हुई है। समझ रही हूँ। गिरते हुए बाजार में या लाल कैंडल के दिन खरीदना वैसा ही है जैसे किसी गिरते हुए चाकू को पकड़ने की कोशिश करना। हाथ कटने का जोखिम बहुत ज्यादा होता है। ओ, ये बहुत ही क्लियर करने वाली बात है। मतलब आप बहती नदी के बहाव का फायदा उठाना चाहते हैं, उसके खिलाफ नहीं तैरना चाहते। एकदम सही। अब आते हैं दूसरे नियम पर। बी फ्लेक्सिबल विथ पैटर्न्स, क्वांटिफाई एंड वेरीफाई। यानी ये लचीलापन क्यों जरूरी है? क्योंकि असली बाजार कोई पाठ्य पुस्तक नहीं है। किताबी परिभाषाएं एकदम सटीक और परफेक्ट स्थिति वाली होती हैं। मान लीजिए किताब कहती है कि मारूबोजू कैंडल में बिल्कुल भी शैडो नहीं होनी चाहिए। हाँ, अभी हमने यही डिस्कस किया था। लेकिन अगर लाइव मार्केट में उस मारूबोजू में एक बहुत ही छोटी सी, मतलब सुई के बराबर शैडो बन जाए, तो क्या हम उस पूरे पैटर्न को ही रिजेक्ट कर देंगे? मुझे नहीं लगता। बिल्कुल नहीं। असली बाजार के वॉलेटिलिटी के कारण पैटर्न में मामूली बदलाव हो सकते हैं, इसलिए थोड़ा लचीला होना पड़ता है। लेकिन उस लचीलेपन की कोई लिमिट भी तो होनी चाहिए ना। हाँ, इसीलिए रूल कहता है कि इसे क्वांटिफाई करना जरूरी है। अगर किसी पैटर्न में 5% का डेविएशन या विचलन है तो उसे एक्सेप्ट किया जा सकता है। और अगर वो 50% अलग दिख रहा हो तो कोई अपनी मर्जी से उसे वो पैटर्न नहीं मान सकता, फिर वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो लचीलापन होना चाहिए,
लेकिन मनमानी नहीं। एकदम सही। अब तीसरा और शायद सबसे दिलचस्प नियम, लुक फॉर अ प्रायर ट्रेंड, यानी पिछले ट्रेंड पर नजर रखें। इसके बिना कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न अपना काम कर ही नहीं सकता। ये तो मुझे बिल्कुल किसी फिल्म के क्लाइमैक्स जैसा लगता है। वो कैसे? मान लीजिए कोई इंसान सिनेमा हॉल में फिल्म के आखिरी 5 मिनट में घुसता है, पर्दे पर हीरो विलन को हरा देता है और अपनी जीत का जश्न मनाता है। क्या वो इंसान उस जीत की असली अहमियत समझ पाएगा? शायद नहीं, क्योंकि उसने वो संघर्ष तो देखा ही नहीं जो हीरो ने किया। बिल्कुल। उस जीत का यानी बुलिश पैटर्न का असर तभी महसूस होता है जब पिछले 2 घंटे की फिल्म देखी गई हो, जहां हीरो लगातार हार रहा था, संघर्ष कर रहा था। बहुत खूब। बाजार के कॉन्टेक्स्ट में वो पिछला 2 घंटे का संघर्ष ही एक बियरिश ट्रेंड है। ये एनालॉजी इस नियम को एकदम परफेक्ट तरीके से समझाती है। कैंडलस्टिक चार्ट्स में यदि कोई बुलिश पैटर्न बन रहा है जो बाजार के ऊपर जाने का सिग्नल देता है, तो उससे पहले का जो ट्रेंड है ना, वो अनिवार्य रूप से बियरिश यानी नीचे की ओर होना चाहिए। मतलब एक लंबी गिरावट के बाद ही बुलिश पैटर्न वापसी का सही संकेत दे सकता है। बिल्कुल। और इसी तरह अगर हम कोई बियरिश पैटर्न देख रहे हैं जो गिरावट का संकेत दे रहा है, तो उससे पहले बाजार में एक मजबूत बुलिश ट्रेंड यानी तेजी का होना जरूरी है। हाँ, जब बाजार किसी ऊंचाई पर होगा तभी तो वहां से गिरने का कोई मतलब होगा ना। सही बात है। अगर बाजार पहले से ही एकदम फ्लैट चल रहा है और वहां अचानक कोई पैटर्न बन जाए, तो उसका कोई खास महत्व नहीं होता। पिछला ट्रेंड ही वो जमीन तैयार करता है जिस पर पैटर्न अपना काम करता है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? मुझे लगता है कि किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न को अकेले बिना किसी संदर्भ या कंटेक्स्ट के नहीं देखा जा सकता। बिल्कुल नहीं। क्योंकि कंटेक्स्ट के बिना वो केवल एक रंगीन डिब्बा है। और ज्ञान तभी मूल्यवान होता है जब उसे सही संदर्भ में समझा और लागू किया जाए। आज की इस चर्चा का सबसे बड़ा टेक अवे यही है कि ये जानकारी कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखने वाली उन रैंडम लाल और नीली लाइनों को एक लॉजिकल कहानी में बदल देती है। एकदम सही कहा आपने। जब कोई ट्रेडर फैक्टर्स, पैटर्न्स और इन बेसिक नियमों को मिलाता है ना, तो वो बाजार के शोरगुल से बाहर निकल आता है। और ये पूरा सिस्टम इंफॉर्मेशन के उस भारी ओवरलोड से बचाकर सही समय पर सही फैसला लेने का एक क्लियर रास्ता देता है। लेकिन आज के इस सेशन को खत्म करने से पहले ये पूरी चर्चा एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा करती है। वो क्या? हमने शुरुआत से ही ये मानकर चला कि इतिहास खुद को दोहराता है, राइट? हाँ, पैटर्न्स इसलिए काम करते हैं क्योंकि लोगों ने पास्ट में वैसी ही सिचुएशन में एक खास तरीके से रिएक्ट किया था, समान डर और समान लालच। लेकिन जरा सोचिए, अगर बाजार में कोई ऐसी अभूतपूर्व घटना घट जाए जिसका इतिहास में कोई रिकॉर्ड ही ना हो। मतलब आप किसी ब्लैक स्वान इवेंट की बात कर रहे हैं? हाँ, कोई ऐसी ब्लैक स्वान घटना, जैसे मान लीजिए रातों रात कोई ऐसा नया तकनीकी आविष्कार हो जाए जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को पलट दे, या फिर अचानक कोई ऐसी महामारी आ जाए जो पहले कभी ना देखी गई हो, जिसके लिए कोई पिछला डेटा या फैक्टर्स मौजूद ही ना हो। बिल्कुल। तो विचार करने वाली बात यह है कि जब कोई ऐसा कारक सामने आता है जिसका कोई हिस्टोरिकल डेटा ही नहीं है, तब ये ऐतिहासिक कैंडलस्टिक पैटर्न्स कैसे काम करेंगे? ये तो सच में सोचने वाली बात है। क्या ऐसे अभूतपूर्व समय में ये सदियों पुरानी जापानी तकनीक अपनी रिलायबिलिटी खो देती है, या फिर इंसानी लालच और डर का बुनियादी मनोविज्ञान तब भी चार्ट्स पर वही आकृतियां बनाएगा? ये सच में एक ऐसा विचार है जो गहराई से सोचने पर मजबूर कर सकता है कि क्या इंसान केवल अतीत का कैदी है, या हमारा जो बेसिक नेचर है वो हर नई चुनौती के सामने भी वही पुरानी प्रतिक्रियाएं देता है। बिल्कुल। शायद अगली बार जब कोई उस लाल और नीली स्क्रीन को देखेगा तो उसे केवल आकृतियां नहीं बल्कि इंसानी भावनाओं का वो पूरा इतिहास दिखाई देगा। और इसी विचार के साथ एनालिसिस के सफर को आज यहीं विराम देते हैं।